अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH नमस्कार, आप देखने जा रहे हैं ये भारत की बात है, देश का नंबर 1 शो है, इसलिए बराबर कहता हूं कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर से। और ये खबर ये है कि दुनिया जानती है मोदी का प्रभाव, और अब मोदी के सामने झुका मालदीव। तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। पीएम का कैसे भव्य स्वागत होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने जो वहां मालदीव के प्रधानमंत्री थे खुद पहुंच गए। और देखिए प्रधानमंत्री का कैसे भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने गले से लगाया और कहा कि सब कुछ अब ठीक है। और अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, पीएम का स्वागत हुआ, छोटे छोटे बच्चों ने कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, सबका मन मोहा। और इस बीच प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए मोइजू पहुंचते हैं प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए। सबसे खास तस्वीर ये है, आपने देखा कि जैसे प्रधानमंत्री उतरते हैं अपनी विमान से, उसके बाद खुद वहां के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं उनकी अगवानी के लिए। और 21 तोपों की सलामी। प्रधानमंत्री के सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। मालदीव में मोदी मोदी चल रहा है। और ये देखिए रेड कारपेट पर कैसे, अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, रेड कारपेट पर वेलकम हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन सब जो सबसे खास तस्वीर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। रेड कारपेट पर वेलकम और भारत वंशियों ने स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर मोदी मोदी और सिर्फ मोदी के नारे लग रहे हैं। भारत माता की जय, 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 भारत माता की, भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, भारत माता की जय, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। मालदीव में सिर्फ मोदी और मोदी। लेकिन प्रधानमंत्री की चहलकदमी से सब कुछ मालदीव में बदलने के आसार है। और आर्थिक तंगी से जूझ रहा मालदीव हो सकता है समय के साथ बदल जाए। हालांकि बदलाव साफ तौर पर दिखता है। मैं और तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। जनवरी 2024 में लक्षद्वीप गए थे। ये तब की तस्वीरें हैं जब मालदीव के 3 मंत्रियों ने टिप्पणी करनी शुरू कर दी थी। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप जाकर एक संदेश दिया। और इसके बाद जो लोगों का रुझान है मालदीव से हटकर लक्षद्वीप की तरफ हो गया। और ऐसे जो मालदीव है उसे आर्थिक चोट पहुंची थी। इसके अलावा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से यहां अब जो है समझौते की बात हो गई है। समझौता इस कदर कि प्रधानमंत्री ने पहले से ही कह रखा है कि हमारे दिल में कुछ नहीं। और प्रधानमंत्री ने बार बार कई मौकों पर मालदीव को अपने स्नेह से, अपने प्यार से सटाए रखा। और आज भी इसकी तस्वीरें देखी गई हैं। तो आर्थिक संकट से मालदीव गुजर रहा था, लेकिन उसे उबारने की कोशिश की गई। और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मालदीव का ये रक्षा मंत्रालय, ये बिल्डिंग है रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग, उस पर नरेंद्र मोदी की भव्य पोस्टर को लगाया गया था, जो बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कितने व्यापक तरीके से लोगों के मन में है और आज के लिए बिल्कुल प्रासंगिक है। भारत और मालदीव संबंधों की जड़ें इतिहास से भी पुरानी है। जो मालदीव कभी मोदी को आंखें दिखाता था, वही मालदीव और मोइजू अब मोदी को पलकों पर बिठा रहे हैं, रेड कारपेट वेलकम कर रहे हैं, 21 तोपों की सलामी दे रहे हैं और कह रहे हैं हिंदुस्तान जैसा दोस्त
और मददगार कोई नहीं। भारत और मालदीव संबंधों की जड़ें इतिहास से भी पुरानी है और समुद्र जितनी गहरी है। मोइजू ने पीएम मोदी को अपनी आजादी समारोह का खास मेहमान बनाया है। उनके स्वागत सत्कार में सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए और माले से लेकर मालदीव के हर कोने तक मोदी मोदी सुनाई दे रहा है। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि मोदी ने मालदीव को झुकाया कैसे। सैलानियों से गुलजार जो मालदीव चीन का करीबी होने का दम भरता था, वो अब मोदी मोदी और भारत का गुणगान क्यों और कैसे करने लगा है। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। भारत ने हमेशा साथ मिलकर काम किया है। तो आखिर सवाल है कि इतनी तनातनी, इतनी टिप्पणियों के बाद आखिरकार मालदीव में ऐसा क्या हुआ कि मोदी के सामने झुकना पड़ा। आइए बताते हैं हुआ क्या। कोरोना काल से मालदीव आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पिछले साल वो डिफॉल्टर होने की कगार पर पहुंच गया। उसका विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 44 करोड़ डॉलर का रह गया था, यानी कि मालदीव के पास सिर्फ 1.5 महीने के आयात के पैसे थे। तब भारत ने मालदीव की मदद की और डिफॉल्टर होने से बचाया। मालदीव में भारत की मदद से कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। भारत से अच्छे रिश्ते रखना आर्थिक तौर पर उसकी मजबूरी भी है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का जो योगदान है वो 28% है और उसके पर्यटन को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल भारत का है। पिछले साल मालदीव और मोइजू का भारत विरोधी रुख दिखा था। इसके बाद भारतीय सैलानियों ने बायकॉट मालदीव अभियान भी चला दिया। इससे मालदीव को करीब 15 करोड़ डॉलर का भारी नुकसान हुआ। मोइजू चाहते हैं कि भारतीय सैलानी आते रहे और इकोनॉमी ग्रोथ करती रहे, इसलिए भारत से दोस्ती और अच्छे संबंध रखना बेहद जरूरी है। अब देखिए चीन का जो कर्ज है उसके जाल से कैसे मुक्ति मिलेगी। तो मालदीव को मदद के बहाने सबसे ज्यादा जो कर्ज है चीन ने दिया। उसके ऊपर चीन का कर्ज जो है 1.37 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। मोइजू को समझ आ गया है कि चीन ने ऊंची दरों पर ब्याज दिया है, यानी कि जबकि भारत ने जो कर्ज दिया है उसकी जो ब्याज दर है चीन से बेहद कम है। मतलब कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह चीन कर्ज के जाल में फांसना चाहता है। चीन के ऊपर निर्भरता कम करने के लिए भारत से रिश्ते मजबूत कर रहा है और मोदी इस समय दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। ये कूटनीति है भारत की। वो कोई भी फैसला भावनाओं के आधार पर नहीं करते। जब मोइजू सरकार ने इंडिया आउट अभियान चलाया तब भी मोदी और भारत ने कूटनीति के रास्ते बंद नहीं किए। 2024 में मोदी के शपथ ग्रहण में मोइजू को न्योता दिया गया। फिर अगस्त 2024 में विदेश मंत्री ने मालदीव का दौरा किया। तो इससे दोनों देशों में जो गलतफहमियां थी वो दूर हो गई और दोस्ती आगे निकल गई। चलिए, मुलाकात हुई, बात हुई, प्रधानमंत्री की चहलकदमी के बाद सब कुछ सुधार के रास्ते पर है। मोइजू और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा इस मुलाकात के बाद, सुनिए। This afternoon, Prime Minister Modi and I had extensive discussions. जिस तरीके से भारत ने हमारी मदद की और वो हमारे साथ खड़ा है, उसके लिए मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत मालदीव का प्रमुख भागीदार बना हुआ है। मालदीव के पर्यटन के उद्योग में भारत का बड़ा और अहम योगदान है। हमने इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाने पर चर्चा की है। कैसे दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी और उड़ानें बढ़ाई जाएं, जिससे लोगों का आना जाना आसान हो, इस पर भी हमने चर्चा की है। हम दोनों देश फ्री ट्रेड पर भी बात आगे बढ़ाने को तैयार हैं। स्पोर्ट्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड हाउसिंग। भारत और मालदीव अपने राजनयिक संबंधों के भी 60 साल मना रहे हैं, परंतु हमारे संबंधों की जड़ें इतिहास से भी पुरानी हैं और समुद्र जितनी गहरी है। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। हमने व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी का विजन साझा किया था। अब यह रियलिटी बन रहा है और उसी का परिणाम है कि हमारे संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण संभव हुआ। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता
और समृद्धि हमारा साझा लक्ष्य है। मतलब कि साथ साथ सब कुछ हो रहा है, चहलकदमी भी साथ में, और तस्वीरें बता रही हैं कि अब जो प्लांटेशन है वो भी साथ में हो रहा है, यानी कि पर्यावरण को भी मजबूत करना है। और ऐसे में मालदीव में एक पेड़ मां के नाम के तहत वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ लगाया है, और दोनों ने ही मिलकर, आप देख रहे हैं कितने बढ़िया माहौल में पेड़ लगाए जा रहे हैं, ताकि इससे एक संदेश जाए कि इससे उन्नति और विकास का पथ अग्रसर हो। और चलिए इसके बाद एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मालदीव में मोदी का ग्रांड वेलकम हुआ है। यहां पर देखिए भारतवंशी तो है, लेकिन मालदीव की जो जनता है वो भी प्रधानमंत्री की झलक पाने को बेताब है। का जलवा, और मोदी मोदी क्यों हो रहा है इसे भी समझना बेहद जरूरी है कि आखिर मोदी का चक्कर क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूं क्या है। जो मालदीव कभी भारत और मोदी का विरोध करता था, और मोइजू तो इंडिया आउट अभियान चलाकर सत्ता में पहुंचे, वो अब सारे प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी का स्वागत कर रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर पहुंचे मोदी को 21 तोपों की सलामी दे रहे हैं। मालदीव के रक्षा मंत्रालय की इमारत में मोदी की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई, और मोदी मालदीव में 60वें स्वतंत्रता समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मोइजू के कार्यकाल में मालदीव पहुंचने वाले वे पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं, और मोदी के सामने भारत मालदीव के 60 सालों का जश्न भी होगा। मालदीव मोदी को खास सम्मान से भी नवाजने की तैयारी में है, तो मोदी ने भी मालदीव की मदद की नई किश्त जारी कर दी। भारत ने करीब 5000 करोड़ का नया कर्ज दिया है। 72 खास वाहनों और अन्य उपकरणों को मालदीव को सौंपा है। भारत की मदद से 3300 सामाजिक आवास इकाइयां सौंपी गई। दोनों देशों में फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार पर बात शुरू हो गई। जलीय खेती और मौसम समेत कुल 8 समझौते हुए। मालदीव में 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट परियोजना पर काम शुरू हो गया। कूटनीतिक संबंधों की बात करें तो 60 साल पुराने होने पर डाक टिकट भी जारी किया गया है, और संकेत दिया कि मालदीव का सबसे बड़ा सहयोगी अब भारत ही है। तो ये बातें हैं, और इस कारण से मोदी हो रहा है। चलिए विक्रम मिस्त्री को सुनते हैं, जो कि विदेश सचिव है, कैसे देखते हैं इसे और क्या कह रहे हैं सरकार की तरफ से, सुनिए। जिस तरह से हम दूसरे देशों के साथ रिश्ते बनाने पे सोचते हैं या काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे कोर इंटरेस्ट क्या है, किस देश के साथ किन चीज़ों पे बात करनी है। प्रधानमंत्री जी और उनके नेतृत्व में जो देश की एक राजनयिक रणनीति तैयार की गई है, ये इसी चीज़ पे निर्भर है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है और आज भी इन चीज़ों पे बातचीत हुई है। यूपीआई पे मान लीजिए, जैसे इस पे अगर एक समझौता आगे आने वाले समय में होता है, तो ये काफ़ी सहूलियत प्रदान करेगा भारतीय नागरिकों और मालदीव्स के नागरिकों को। जो पेमेंट्स में सहूलियत है उसमें करने के लिए, उसके लिए वो बैंकिंग चैनल्स में काफ़ी कभी कठिनाइयाँ मुश्किलें आती हैं, उनसे एक तरह से छुटकारा मिलेगा और एक सहूलियत इससे प्रदान होगी। इससे पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिल सकता है। चलिए समझना होगा कि आखिर मालदीव कैसा देश है। कई लोग घूमने जाते हैं वहां पर, लेकिन चलिए जो नहीं गए हैं उनके लिए हम जरा बताते हैं, समझाते हैं। तो मालदीव की पहचान जो है दुनिया में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की है। हिंद महासागर के बीच ये छोटे छोटे करीब 1200 द्वीपों का समूह है। भौगोलिक रूप से ये दुनिया का सबसे बिखरा देश माना जाता है, लेकिन खूबसूरती के मामले में मालदीव और यहाँ के बीचेस का जवाब नहीं। हनीमून से लेकर छुट्टियां मनाने तक करोड़ों सैलानी मालदीव जाते हैं। यहाँ स्कूबा डाइविंग और तरह तरह के वाटर स्पोर्ट्स की सुविधाएं हैं, तो कड़े नियम और इंतजाम की वजह से सैलानियों के लिए काफी सुरक्षित भी जगह है। यहाँ सैलानी एक दूसरे के रिसोर्ट तक नहीं जा सकते, ना नियम तोड़ सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि कितना छोटा ये दिल्ली से छोटा देश है मालदीव। जिस मालदीव में हर साल लाखों करोड़ की कमाई सैलानियों से होती है, उसका क्षेत्रफल महज 300 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि दिल्ली से भी छोटा। मालदीव की आबादी करीब 5 लाख है, यानी आगरा के बराबर। लेकिन मालदीव जहां बसा है वो इसे बेहद खास बनाता है।
मालदीव हिंद महासागर के बड़े समुद्री रास्तों के पास स्थित है और हिंद महासागर में इन्हीं रास्तों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। खाड़ी के देशों से भारत में ऊर्जा सप्लाई इसी रास्ते से होती है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहले से ही चीन का कब्जा है, इसलिए दक्षिण पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में मालदीव ही वो जगह है जहां चीन के काउंटर में भारत ठिकाना बना सकता है। तो अब जो है जानकारी मालदीव के बारे में आपने ली, लेकिन इससे इतर कुछ और तस्वीरें, क्योंकि प्रधानमंत्री की भव्य यात्रा है। अब जरा देखिएगा, ये ब्रिटेन की यात्रा में जब प्रधानमंत्री मालदीव से पहले की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। दोनों ही देशों के बीच में कई तरह के समझौते हुए, लेकिन फ्री ट्रेड की बात जो है सबकी जुबान पर है। सब कुछ आसान हो गया और भारत की जो पहल है, और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री ने वहां एक कमेंट भी किया था। उन्होंने कहा था कि हम स्ट्रेट बैट से खेलते हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। इसके अलावा अब यहां पर देखिए, यहां पर ब्रिटेन के साथ जहां मुक्त समझौते की बात हो रही थी, तो किंग चार्ल्स तृतीय से भी प्रधानमंत्री की यहां पर मुलाकात होती है। लेकिन अब यह समझना है कि आखिर क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, किस टाइप की ट्रेड है। और जो कहा जा रहा है कि जो एक ऐसा समझौता जिससे कि दोनों देशों की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी, और जो एक फ्री ट्रेड की बात कही जा रही है उसका मतलब मायने क्या है। अब देखिए, मालदीव आने से पहले मोदी ने ब्रिटेन में बड़ी डील की। ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता किया। दो देश आपस में आसानी से बिजनेस के लिए एफडीए अपनाते हैं, व्यापार को आसान बनाने के लिए टैरिफ जैसी रुकावटें कम करते हैं। दोनों देश एक दूसरे पर कम टैक्स या फिर जीरो टैक्स भी लगाते हैं। इससे सामान की जो कीमतें हैं कम होती हैं और बिक्री बढ़ जाती है। उत्पादकों और व्यवसायों को नया बाजार मिलता है। नया बाजार होने और कीमत कम होने से बिक्री बढ़ जाती है, और बिक्री बढ़ती है तो रोजगार के जो मौके हैं बढ़ जाते हैं, बेरोजगारी घट जाती है। और इस समझौते के बाद दवाइयां और अंग्रेजी शराब सस्ती हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक और फैशन तक के सामान सस्ते हो जाएंगे। तो ये क्या महंगा और क्या सस्ता? कुछ जानकार इसे अमेरिका और ट्रंप को एक बड़ा जवाब मान रहे हैं, क्योंकि ट्रंप भारत समेत कई देशों को टैरिफ की धमकियां देते हैं और लगातार उनकी शर्तों पर ट्रेड डील करने की बात कहते हैं। तो क्या ब्रिटेन से डील कर भारत अपने विकल्प दिखा रहा है? यह भी एक बड़ा मसला है। चलिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा के दौरान, और सबसे बड़ी बात, ये फ्री ट्रेड वाली बात पर क्या कहा है, सुनिए। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। साथ ही यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल्ड टैलेंट मिलेगा। इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इतना ही नहीं, दो लोकतांत्रिक देशों और विश्व की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच हुए यह समझौते वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को भी बल देंगे। तो प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, पूरा देश आगे बढ़ रहा है, भारत को जानने और समझौते का जो मौका है पूरे विश्व को मिल रहा है। आइए कुछ और बातें बताते हैं, लेकिन अहम जानकारी यह है कि लगातार पीएम बने रहने के मामले में मोदी इंदिरा गांधी से आगे निकल गए हैं। इंदिरा 4077 दिनों तक लगातार पीएम बनी रही, मोदी 4078 दिन से पीएम है, यानी आगे निकल गए। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अब भी सबसे आगे हैं। 2029 का चुनाव जीतकर मोदी फिर पीएम अगर बने तो रिकॉर्ड टूट जाएगा, लेकिन सबसे लंबे समय गैर कांग्रेसी पीएम के मामले में मोदी नंबर 1 है। और देश की सभी पीएम और सीएम के मामले में एक और रिकॉर्ड उनके नाम चला गया। और एक पार्टी के नेता के रूप में मोदी ने लगातार 6 चुनाव जीते। 2002, 2007 और 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव जीते, सीएम बने। फिर 2014, 2019 और 2024 में लोकसभा का चुनाव जीते, पीएम बने। और इस तरह 24 साल से सरकार के मुखिया के तौर पर उनका यह रिकॉर्ड एक नई इबारत लिख रहा है। तो आगे निकल चुके हैं, लेकिन राजनीतिक जो दल के नेता हैं या फिर जो पॉलिटिकल लोग हैं कैसे देख रहे हैं, देखिए आप। हमारे जो प्रधानमंत्री है वो हर प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक लगातार जो है जन विश्वास है और जन की जो मैंडेट है उसको पूरा करते हुए लगातार जो है अपने कार्यकाल में, और अभी जो है और भी कई, मैं कहूँगी कि कई टर्म में हम प्रधानमंत्री जी को देखेंगे इसी तरह के रिकॉर्ड तोड़ते हुए और देश को आगे ले जाते हुए। जहाँ हर एक चीज में कंपटीशन है, ग्लोबली, इकोनॉमिकली, सोशली, ऐसे ही एक वातावरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया को सबसे आगे खड़ा कर दिया है, मजबूत कर दिया है।
25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से निकाला है। इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली ये हैज पुट इंडिया ऑन दी ग्लोबल मैप। और ये आसान काम नहीं है, जो नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। इसलिए वो सेकेंड लार्जेस्ट रहे तो भी वो जमाने में प्राइम मिनिस्टर बनना, ये जमाने में यशस्वी प्राइम मिनिस्टर बनना, ये दो अलग बातें। तो इसलिए उसको देखते हुए प्रधानमंत्री का अचीवमेंट बहुत बहुत ऊपर है। तीसरी बार मौका दिया तो जाहिर सी बात है कि कुछ रिकॉर्ड आज बनाया है बीजेपी की हुकूमत ने। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो वैसे भी कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, अब हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते। जिस तरह की दिशा मिलनी चाहिए उस तरह की दिशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिल रही है। नीतियां कैसे बने, नीतियों का कार्यान्वयन कैसा हो और देश में कैसा माहौल रहे, किस तरह हम इस माहौल में सकारात्मकता लाएं, सबको साथ लेकर कैसे चले, मुझे लगता है हम सबको हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगी और ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड टूटते रहेंगे। एक और रिकॉर्ड बचा है जवाहरलाल नेहरू जी का, वो भी जल्दी टूटेगा क्योंकि उनके पास अभी 4 वर्ष ऑलमोस्ट 4 इयर्स हैं, तो वो रिकॉर्ड तो टूटेगा ही, नए रिकॉर्ड भी बनेंगे और ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड बनते रहें, ये हमारी आशा और शुभकामनाएं हैं उनके साथ। और चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ रहे हैं और अगली खबर है कि एसआईआर यानी कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। संसद नहीं चलने दे रहा, गतिरोध खत्म हो गया है, अब चलेगी संसद, सवाल का निशान अभी भी बरकरार है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एसआईआर लिखे पोस्टर फाड़े गए हैं। राहुल और प्रियंका खड़े थे और पोस्टर बनाया गया था एसआईआर लिखा हुआ, और देखिए किस तरीके से डिस्पोजेबल बैग में उसे डाला जा रहा फाड़कर। ये जो सिंबॉलिक विरोध है वो दिखता है, ये एक प्रतीक के तौर पर कि हमने एसआईआर का विरोध किया है, इसलिए एसआईआर लिखे पोस्टर को फाड़कर डस्टबिन में डाल रहे हैं और ये आम जनता को दिखाया जा रहा है। जब इतने से मन नहीं भरा तो फिर मार्च शुरू हो गया, वोटर लिस्ट पर हंगामा शुरू हो गया और पैदल मार्च की शक्ल में इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, नेता हैं, वो नजर आ रहे हैं। ये दादागिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, करो। अरे एसआईआर वापस लो, वापस लो, वापस लो। एसआईआर बंद करो, बंद करो, बंद करो। एसआईआर बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। एसआईआर बंद करो। नारेबाजी और हंगामे की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये संसद परिसर की तस्वीरें हैं जहां पर एसआईआर को लेकर जो विपक्ष है लगातार हमलावर है, और इससे पहले की तस्वीरें आपने देखी। लेकिन एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। लोकसभा में आज भी हंगामा जारी रहा, विपक्ष शोर मचाता रहा, यहां तक कि वेल में आकर नारेबाजी भी की है। तस्वीरें सामने हैं। है कि आप हंगामा करके देश की जनता का हित कर रहे हैं, उसकी गरिमा प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हैं। मेरा आग्रह है कि आप सभी लोगों से अपनी अपनी जगहों पर जाएं, सदन की कार्रवाई, अभय जी, सदन की कार्रवाई चलाएं और सभी के प्राइवेट मेंबर्स भी लोग ये जो आचरण कर रहे हैं वो इस सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हमारे स्पीकर साहब ने आज ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई। न केवल उन्होंने इस लोकसभा में सुबह दोपहर में वर्षा सुन लो हो रहा है लोकसभा के अंदर, लेकिन उसके बाद एक सर्वदलीय बैठक होती है और बैठक के बाद एक राह ये पकड़ी जाती है कि चलिए अब सदन चलने देंगे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि सदन चल पाएगा। गतिरोध हमने देखा, विरोध हमने देखा, मतभेद देखा, इसके बाद अगर कहा जा रहा है कि सदन चलने देंगे तो उसके बाद अभी भी सवालों का निशान खड़ा है। देखिए रिपोर्ट। ये आप हंगामा करके देश की जनता का हित कर रहे हैं। क्यों वो एसआईआर चाहते हैं कि उनको एक तरफा खेलने के लिए दिया जाए, ऐसा नहीं होता। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर पटना से दिल्ली तक घमासान मचा है। संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा था।
इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बातचीत हुई। संसद सत्र चलाने को लेकर सरकार और विपक्ष में बात बन गई है। संसद के कई घंटे बर्बाद होने के बाद अब विपक्ष चर्चा को तैयार हो गया है। फिर से हंगामा, शोर शराबे और तकिया लेकर के पार्लियामेंट के अंदर में, फिर पार्लियामेंट के बाहर भी हंगामा करके पार्लियामेंट प्रोसीडिंग का बाधित किया है। तो ये बताया जा रहा है कि कैसे विरोध जताया जा रहा है, उसका तरीका क्या है, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं और परिक्रमा संसद परिसर की जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि क्या ये कैसे चल पाएगा। तो संसद के मानसून सत्र में चल रहा है गतिरोध जो खत्म हुआ। अब सोमवार से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। संसद में गतिरोध पर सर्वदलीय बैठक में इस पर फैसला हुआ। स्पीकर ओम बिरला के साथ बैठक में सत्र चलाने पर सहमति बन गई और विपक्ष की तरफ से वोटर लिस्ट रिवीजन पर हंगामा किया जा रहा था, आवाजें उठाई जा रही थी। सरकार की तरफ से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को लेकर चर्चा नहीं कर सकते। सोमवार से सदन की कार्यवाही अब नियमित चलेगी। ऑपरेशन सिंदूर पर नियम 193 के तहत चर्चा नहीं होगी और विपक्ष की मांग के तहत स्पेशल डिस्कशन के तहत चर्चा होगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 16-16 घंटे की चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहा था और सूत्रों के मुताबिक दिग्गज मंत्री इस चर्चा में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे जो कि सदन में जवाब देंगे और साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस चर्चा में हिस्सा लेने वाले हैं। तो जो राजनीतिक दल के लोग हैं इसे कैसे देख रहे हैं और सदन की जो कार्यवाही जिसे कह रहे हैं कि सुचारू तरीके से चलने देंगे, देखिए क्या कहते हैं। उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। आज उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, सिर्फ ये बिहार के लिए नहीं है, सारे देश में वो रिवीजन करेंगे। कांग्रेस और कुछ दलों ने फिर से हंगामा, शोर शराबे और तकिया लेकर के पार्लियामेंट के अंदर में, फिर पार्लियामेंट के बाहर भी हंगामा करके पार्लियामेंट प्रोसीडिंग का बाधित किया है। तो हम लोग तो गांधीयन फिलॉसफी वाले हैं, तो शांतिमय तरीके से सरकार से मांग कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो। ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है, आगे उन लोगों पर भारी पड़ती है जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं। जो SIR का मुद्दा नहीं है, SIR में कोई भी भारत का नागरिक होगा, 18 साल का होगा, वोटर रहेगा। लेकिन अगर ये लड़ाई लड़ रहे हैं बांग्लादेशी के लिए, रोहिंग्या के लिए, नेपाली के लिए, तो जो विदेशी हैं अगर वो इलीगल वोटर बने हैं तो उसकी लड़ाई ये क्यों लड़ रहा विपक्ष? वो वोटर नहीं रहेंगे। इस देश की सरकार चुनने का अधिकार केवल देश के नागरिकों को है। क्यों वो SIR चाहते हैं? जो वोटर मर गया, जो वोटर है ही नहीं जीवित, जो वोटर परमानेंटली देश छोड़ के चला गया, वो काहे के लिए वोटर रहेगा? जो 2 जगह वोटर है, जो देश का नागरिक नहीं है, तो इसमें कौन आपको उनको, वो चाहते हैं कि उनको एक तरफा खेलने के लिए दिया जाए। ऐसा नहीं होता। ये संसद की बात हुई, उन नेताओं की बात हुई जो रोजाना संसद में बैठते हैं और विपक्ष को करीब से देख रहे हैं। लेकिन बिहार विधानसभा में भी हंगामे की तस्वीर सामने आ चुकी है। तस्वीरें, वोटर लिस्ट पर बवाल चल रहा था, लेकिन सबसे अहम बात जरा देखिए कि विपक्ष जो है लगातार काले कपड़ों में आता है और अपना विरोध जताता है, ध्वनि मत से भी और कपड़ों से भी, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वोटर लिस्ट पर बवाल चल रहा है और नेता प्रतिपक्ष काले कपड़ों में अपने दलबल के साथ नजर आते हैं। मैं ये क्या बोल दिया बताइए अभी? चलिए, नहीं क्षमा मंगवाइए। लेकिन इन काले कपड़ों का जवाब बीजेपी ने दिया है, जेडीयू ने दिया है। हेलमेट लगाकर बीजेपी के जो विधायक हैं वो पहुंचते हैं, इनके साथ जेडीयू के भी विधायक होते हैं और हेलमेट के साथ बीजेपी विधायक पहुंचते हैं ये कहते हुए कि उन्हें खतरा हो रहा है कि कहीं बात बढ़ न जाए, इसलिए हेलमेट लगाना जरूरी है। विधानसभा के अंदर जब विरोध से मन न भरा तो उसके बाद सीढ़ियों पर, विधानसभा की सीढ़ियों पर बाहर हंगामा करता हुआ विपक्ष यहां नजर आता, जिनके हाथों में बैनर और पोस्टर लगे थे, यानी कि तैयारियां पूरी थी। तो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से बिहार विधानसभा में हंगामा हो रहा है, काले कपड़े पहनकर विपक्ष आ रहा है और यहां पर कल की ही तारीख में सम्राट चौधरी और तेजस्वी के बीच में नोकझोंक की तस्वीरें भी आम हो गई थी। यानी
कि जो विरोध था वो तो चल ही रहा था, लेकिन बात आगे बढ़ गई, बस जुबानी तक आ गई। चलिए मैं आपको कुछ और जानकारियां दे रहा हूं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार विधानसभा में तेजस्वी सम्राट चौधरी आपस में भिड़ गए और इसके बाद तेज प्रताप और राबड़ी ने मोर्चा खोल दिया। तेजस्वी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर हमला बोल दिया। ज्यादा मत बोलिए, तेजस्वी ने कहा, ज्यादा मत बोलिए, आपकी पतलून गीली हो जाएगी। सम्राट चौधरी कहते हैं तेजस्वी के बयान पर भड़क जाते हैं पहले और कहते हैं कि तेजस्वी ने लालू का नाम लिए हमला बोला है, जिसका बाप अपराधी है वो क्या बोलेगा, ये सम्राट चौधरी कह रहे थे। अब तेज प्रताप की एंट्री होती है। तेज प्रताप ने कहा कि पार्टी और परिवार से निकाले गए तेज प्रताप जो है वो भड़के हुए थे, सरकार गुंडागर्दी कर रही है, अंदर हम नहीं थे, अगर हम अंदर होते तो उनका बुखार छुड़ा देते। अब राबड़ी देवी को सुनिए। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी सम्राट चौधरी को निशाने पर ले लिया। सम्राट चौधरी सदन में मेरे परिवार को गाली दे रहे हैं, बचपन से मैंने इन्हें लड़कियों को छेड़ते हुए देखा है। राबड़ी ने सम्राट चौधरी को गुंडा तक बता दिया। अब बारी थी सम्राट चौधरी की जवाब देने की। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम ने राबड़ी के बयान पर जब जवाब दिया तो पहली लाइन कही कि राबड़ी देवी माता तुल्य हैं। राबड़ी को दुख है कि लालू को सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी घोषित किया, उनका बेटा चुनाव हारने के डर से बहाने बना रहा है, यह सम्राट चौधरी ने कहा। तो कुल मिलाकर जो सम्राट चौधरी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो माता तुल्य हैं, लेकिन बेटे को बचाने के लिए जो कर सकती हैं, हार जो है साफ तौर पर दिखता है। देखिए क्या कह रहे लोग। जिसका बाप जो है अपराधी हो गया, वो क्या बोलेगा? बच्चे से पिटाई वो करता है बोरिंग रोड बैठ के, बच्चे से वो करेगा। हम लोग देखते लड़की के छेड़त रहे वहाँ बैठ के बोरिंग, उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। राबड़ी देवी जी माता तुल्य है, अब उनको स्वाभाविक है पीड़ा तो होगी। उनके आदरणीय पतिदेव लालू प्रसाद जी को सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने अपराधी घोषित कर दिया है। और बेटा क्योंकि चुनाव में हार के डर से तरह तरह का बहाना बनाने का काम कर रहा, इसलिए स्वाभाविक है उनको पीड़ा है, लेकिन वो माता तुल्य। तो राबड़ी देवी ने एक और शिगुफा छोड़ दिया है। वो कह रही है कि जो तेजस्वी हैं उनकी जान को खतरा है, लेकिन पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए तो खतरा हमारे लिए डबल हो जाएगा। समझना होगा कि आखिर राबड़ी देवी ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। चुनाव से पहले राबड़ी का तेजस्वी पर एक बड़ा दावा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी की जान को खतरा है, ये राबड़ी देवी कह रही। तेजस्वी को 4 बार मारने की कोशिश हुई, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमें मालूम है तेजस्वी पर हमला कौन कर रहा है, ये राबड़ी देवी कह रही है। पप्पू यादव को तेजस्वी से जान का खतरा। आप देखिए, पप्पू यादव ने तेजस्वी पर सनसनीखेज आरोप लगा दिया। तेजस्वी अगर सीएम बने तो उन्हें मरवा देंगे या फिर मैं बिहार छोड़कर भाग जाऊंगा। पप्पू के बयान से महागठबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पप्पू खुलकर तेजस्वी का विरोध कर चुके हैं और तेजस्वी को गठबंधन का चेहरा नहीं बनाना चाहते। तो यह बात है भीतर खाने की। लेकिन राबड़ी देवी जो है वो अपने बेटे की जान को लेकर जो इल्जाम उन्होंने लगाए हैं उस पर भी जरा सुनिए कि क्या कह रही है तेजस्वी को लेकर राबड़ी देवी। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से ट्रक से। क्या करिएगा, फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी की जान को खतरा है? जान के खतरा है। हम लोग तो सिफारिश किए हैं और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता है, जनता के जबान बंद करेगा। हाँ, संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है उस सब, नाला के कीड़ा है उस सब। चलिए, एक रिपोर्ट आई है सीएजी की, उसके बाद एक मसला और बिहार में बढ़ गया है। अब चलिए उसे हम जरा बताते हैं क्या मामला है। तो यहां पर मामला यह है कि बिहार में चुनाव से पहले जो सरकार है गिर गई है। सीएजी रिपोर्ट में 71,000 करोड़ का रिकॉर्ड ही नहीं है, मतलब कि 71,000 करोड़ के खर्च का कोई हिसाब नहीं। नीतीश सरकार इसका जवाब नहीं दे सकी। 71,000 करोड़ रुपए के गबन की आशंका है। बिहार सरकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जवाब देना था, लेकिन तय समय सीमा तक इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई।
सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार सरकार की जमकर खिंचाई की है। राज्य विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट को पेश किया गया और इस दौरान विपक्ष ने नीतीश सरकार को जमकर घेरा। 2023-24 के लिए बिहार का कुल बजट 3,26,000 करोड़ का था और राज्य ने केवल 2,60,000 करोड़ रुपए ही खर्च किए, यानी कि कुल बजट का 79.92% ही खर्च हो पाया। मतलब कि बिहार सरकार को जितना फंड मिला वो इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये एक अहम जानकारी आई है सामने, जिसके मतलब से पता चलता है कि जो सीएजी की रिपोर्ट है कहीं ना कहीं बिहार सरकार की परेशानी खड़े करने वाली है। चलिए सियादतदान क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे? ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। ये लोग भी जो है, ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग, तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा और कोई काम नहीं। अब आप लोग अपना ऐसे ही आपको बता दिया है कि ऐसा ही कपड़वा पहन लो, तो आप लोग सब यही हाल हो गए। आज तक कभी नहीं था, यही देख लीजिए। तब राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनता है, जवाब नहीं दे रही है ना सरकार। राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनता है, इसलिए गरीब वोट देता है हमको। अगर आप पिछड़ा सब कोई वोट देता है तो उनको तो पर जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को कि हम लोग विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री बोला कि हम विरोध करते हैं, ये गलत काम हुआ है, क्यों नहीं बोलते हैं, जवाब क्यों नहीं सदन में देते हैं? हमेशा किसी समुदाय विशेष को इस एसआईआर के निशाने पर रखकर उस समुदाय का जबरदस्ती उनकी सिंपैथी हासिल करना, सहानुभूति हासिल करना, ये तो बिल्कुल औचित्यहीन बात है। सदन में हम लोग काला कुर्ता पहनकर आए, सभी महागठबंधन के लोग, और एसआईआर बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा है। वोट, जिनका वोट नहीं रहेगा वो वोटर नहीं बन सकेंगे, उनको जो कल्याणकारी योजना है उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। और ये सरकार है कि हमेशा सवाल उठाएगी, नागरिकता पर भी सवाल उठाएगी कि जब आपके वोटर लिस्ट में नामे नहीं है तो आप नागरिक नहीं हैं। विपक्ष के लोग कब तक अराजकता के वातावरण में जीते रहेंगे? लालू प्रसाद के जोकड़े के परिभाषा जो राजनीति में लाए हैं उससे मुक्त होना चाहिए और विधायिका का कार्य निपटाना चाहिए, गंभीरता के साथ अपनी बात को रखनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि ये अभी तक उसी रास्ते पर चल रहे हैं। अंदाजा ही लगा सकते हैं कि एनडीए के बैठक में विजय सिन्हा अशोक चौधरी की जो लड़ाई हुई वो किस लिए हुई। वो बोला तुम इतना कमा लिया, तुम इतना कमा लिया, तुम। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सावन का महीना चल रहा है, शिव की भक्ति में लोग कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन दो देश ऐसे भी हैं जहां पर मारधाड़ चल रही है, खून खराबा चल रहा है। हम बात कर रहे हैं शिव मंदिर पर जारी है जंग, कंबोडिया की बात कर रहे हैं और थाईलैंड की बात कर रहे हैं। तस्वीरें बोल रही हैं कि कंबोडिया पर का जो हमला है थाईलैंड पर, वो किस तरीके से हो रहा है, रॉकेट लॉन्चर से हमला किया जा रहा है। लगातार कई रॉकेट एक साथ दागे जा रहे हैं। कंबोडिया का हमला साफ तौर पर दिखता है, ये एग्रेशन दिखता है, आक्रामकता दिखती है थाईलैंड पर। चलिए इसके बीच एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर है, ये आधिकारिक फुटेज जारी किया गया है और थाईलैंड का ड्रोन अटैक जरा देखिए किस तरीके से ड्रोन हवा में है और वो अटैक करता है। भारी तनाव है और इस बीच कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से सीमा पर थाई टैंक की तैनाती की जा रही है और एक के बाद एक कई टैंक सड़कों पर नजर आ रहे हैं और ये उन सीमाओं पर तैनात किए जाएंगे और अटैक आसान होगा, इसलिए थाई टैंक की तैनाती बेहद जरूरी है। और अब कंबोडिया पर हमले की जो तैयारी इन टैंकों के जरिए हो रही है। चलिए अगली
तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये FPV ड्रोन है जिससे अटैक किया जा रहा है और यहां आत्मघाती ड्रोन चला रहा थाईलैंड। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये आत्मघाती ड्रोन है, जाता है, धमाका करता है और खुद भी उड़ जाता है। शिव मंदिर थाईलैंड और कंबोडिया में जो जंग शुरू हुई थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही। कल हुई गोलीबारी के बाद आज फिर दोनों तरफ से भयंकर गोला बारूद चला है। कंबोडिया ने एक साथ सैकड़ों रॉकेट थाईलैंड पर दाग दिए तो जवाब में थाईलैंड ने ड्रोन अटैक शुरू कर दिया। बॉर्डर पर दोनों देशों की सेना युद्ध के लिए तैयार है, किसी भी वक्त जंग की शुरुआत हो सकती है। तो शिव मंदिर पर घमासान जारी है, लेकिन जो घमासान है वो अब खूनी जंग का रूप लेता जा रहा है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हो क्या रहा है। हो कुछ ऐसा रहा है कि कंबोडिया थाईलैंड में कल जंग की शुरुआत हुई थी और दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर बड़े हमले किए थे। आज फिर सुबह होते ही बारूदी हमले शुरू हो गए। थाईलैंड की वायुसेना ने फाइटर जेट से अटैक किया, कंबोडिया ने रॉकेट लॉन्चर के जरिए पलटवार कर दिया। मात्र 20 सेकेंड में थाईलैंड पर करीब 40 रॉकेट दागे हैं। हमलों में 15 थाई नागरिक मारे गए जबकि 46 घायल हो गए। थाईलैंड ने अस्पताल को निशाना बनाने का आरोप लगाया। खूनी संघर्ष की वजह से 1 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। करीब 300 लोग अस्थायी ठिकानों पर ले जाए गए हैं और अभी तक कंबोडिया ने मरने वालों की जो संख्या है वो नहीं बताई है। थाईलैंड ने सीमा पर टैंक, फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं और कंबोडिया को थाईलैंड ने सीधे युद्ध की धमकी जारी कर दी है। तो ये बताया उन्होंने। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर तनाव के बीच जो लोग हैं वो किस तरीके से भाग रहे हैं। तस्वीरें ये बता रही हैं कि रात के अंधेरे में जो लोग हैं, जो डरे हुए हैं, वो अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। ये भागते हुए लोगों की तस्वीर। तनाव की स्थिति है उसमें जो रिकॉर्ड्स कहते हैं कि अभी तक 14 ऐसे लोग जो सिविलियंस हैं उनकी मौत हुई है और उसके बाद जो डर है वो साफ तौर पर दिखता है। इन सड़कों पर लोग लगातार जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, किसी दूसरी जगह पर जा रहे हैं जहां उन्हें सुरक्षित महसूस हो पाए। चलिए कैसे कैसे ये युद्ध की तरफ बढ़ रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। थाईलैंड कंबोडिया में जंग के हालात बने हैं। दोनों ही देशों में भारी संख्या में भारतीय रहते हैं। थाईलैंड में करीब 2 लाख के आसपास भारतीय हैं और इनमें पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, तमिलनाडु के से रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है। थाईलैंड में मौजूद भारतीयों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। भारतीय दूतावास ने 7 राज्यों में ना जाने की सलाह दी है। इन्हें कहा है कि आप मत जाएं वहां। थाईलैंड घूमने जाने के लिए भारी संख्या में जो भारतीय हैं वो जाते हैं। 2024 में 21 लाख भारतीयों ने थाईलैंड की यात्रा की थी। कंबोडिया की स्थिति पर भारत लगातार नजर बनाए हुए है और यहां पर 5000 के करीब भारतीय लोग रहते हैं। ये लोग पूरे कंबोडिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। कंबोडिया में भारतीय कल्चर साफ तौर पर दिखाई देता है। यहां होली, दिवाली और मकर संक्रांति धूमधाम से लोग मनाते हैं। कंबोडिया थाईलैंड की स्थिति पर भारत नजर बनाए हुए है, यानी कि भारत ये देखना चाहता है कि युद्ध कैसे आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन चलिए अगली खबर की तरफ मैं आपको लिए चलता हूं और अगली खबर सुखद है, अच्छी है, क्योंकि ये खबर मेड इन इंडिया है। यहां पर तस्वीरें, भारत में दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन। हाइड्रोजन ट्रेन को आप देख पा रहे हैं, इसका ट्रायल रन हुआ है। तस्वीरें बता रही हैं कि एक ऐसा आविष्कार जो यात्राओं को सुखद कर देगा। तो ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हो गया है और आप 89 किलोमीटर के जिंद सोनीपत रूट पर इसका ट्रायल शुरू है। चलिए 89 किलोमीटर वाले रूट की तस्वीरें अब मैं आपको दिखा रहा हूं। ये रूट है और ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है कैसे दौड़ रही है, फराटे भर रही है, जिससे कि आगे आने वाले भविष्य में जो सुविधाएं हैं और बढ़ जाएंगी और सफर आसान हो जाएगा। चलिए जो हाइड्रोजन ट्रेन की बात कही जा रही है, कैसे ये पटरी पर दौड़ रही है, कैसे सुखद यात्रा होगी और कितनी किफायती होगी, देखिए रिपोर्ट। बस कुछ दिनों में हाइड्रोजन ट्रेन में चलने का सपना पूरा हो सकता है। देश में आज पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल रन हुआ। दुनिया के 4 देशों में भी अभी हाइड्रोजन ट्रेन चला करती है। मेड इन इंडिया ये हाइड्रोजन ट्रेन कई मामलों में दुनिया की ट्रेनों से बेहद ताकतवर होगी।
तो भारत में दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन, ये सभी के लिए बेहद सुखद है। अब चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारियां मैं आपको देता हूं। ये 89 किलोमीटर का सफर इसने तय किया जिंद और सोनीपत के बीच में। रफ्तार आपने देखी, क्या फुल रफ्तार थी, और इससे यह अंदाजा हो गया कि कहीं ना कहीं आगे आने वाला जो भविष्य है वो ज्यादा सुखद होने वाला है। लेकिन जो ट्रायल रन हुआ है वो कैसे हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूं। देश की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है, इसे लेकर एक अलग सा एहसास है। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या है एहसास। लेकिन जो तस्वीरें बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि एक अच्छी और नेक शुरुआत है, और शुरुआत से सभी लोग जो है वो फायदे में रहेंगे। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल रन हुआ और 110 किलोमीटर की रफ्तार से ये दौड़ी। 2638 यात्रियों को ले जाने में ये सक्षम है। और सबसे बड़ी बात है कि जिंद और सोनीपत के बीच में जब ये रफ्तार भर रही थी तो लोग इसकी जो चहलकदमी है उसे महसूस कर पा रहे थे। और 89 किलोमीटर की इस रूट पर इसका ट्रायल रन हुआ जिसे सभी लोगों ने देखा। लंबी हाइड्रोजन ट्रेनों में ये शामिल है, यानी कि रफ्तार तो होगी लेकिन यात्रियों को बिठाने की जो क्षमता है वो भी ज्यादा हो गई। पूरी तरह से स्वदेशी यानी कि मेड इन इंडिया। 1200 हॉर्स पावर की ताकत, आप समझिए कि क्या रफ्तार होगी इसकी। और हाइड्रोजन ट्रेन के इंजन से की जो ताकत है, जो इंजन इमर्ज करेगा एनर्जी, वो किस कदर इस ट्रेन को और रफ्तार देगा। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका निर्माण हुआ है, यानी कि बनाया गया है। ट्रेन का डिजाइन जो है वो लखनऊ में तैयार किया गया है। और 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की जो तैयारी है वो है। और हेरिटेज और पहाड़ी मार्गों पर ये जो ट्रेन है वो दौड़ पड़ेगी। तो ये इसके बारे में एक जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दार्जिलिंग तक जाएगी। आप जहां जहां घूमने की इच्छा रखते हैं वहां वहां ये ट्रेनें जाएंगी। भारत की रेल यात्रा इससे सुखद हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और पहला जो ट्रायल रन था जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इससे यात्रा जो है बहुत ही सुखद हो जाने। चलिए अब अश्विनी वैष्णव क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा वो उत्साहित हैं, क्योंकि सामने ट्रायल रन चल रहा था और उनकी जो उम्मीद है अब सफल होने जा रही है। हाइड्रोजन ट्रेन, भारतीय रेल ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन विकसित करने के लिए एक अत्याधुनिक परियोजना पर काम शुरू किया है, जो दुनिया की सबसे लंबी और अधिकतम शक्ति वाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक होगी। 500-600। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या किस तरीके से दुनिया के किन किन देशों में ये हाइड्रोजन ट्रेनें दौड़ती हैं। चलिए देखिए, दुनिया के 4 देशों में ही हाइड्रोजन ट्रेनें चलती हैं। अब कौन कौन से देश हैं? चीन, और इनमें 500 से 600 हॉर्स पावर ऊर्जा क्षमता होती है। दुनिया के कई देश इस रेस में शामिल हो रहे हैं, यानी कि ये लगातार बढ़ता जा रहा है। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, चीन, ये 4 ऐसे देश हैं जहां पर रफ्तार के साथ ये ट्रेन दौड़ती है। तो ये एक छोटी सी जानकारी। और किस तरीके से जो हाइड्रोजन ट्रेन के आने के बाद और इसके सफल ट्रायल रन के बाद उम्मीद बढ़ गई है कि रास्ता और सफर दोनों ही आसान हो जाएगा। दुनिया के 4 देशों में ही हाइड्रोजन ट्रेन चलती है और अलग अलग तरीके से जैसे आप देखें, इसके ट्रायल रन को समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि जो इसका ट्रायल रन है वो किस तरह से सुखद है, बढ़िया है। और अब आप जो इसका सफर है बेहतर तरीके से पहाड़ियों पर कर सकते हैं। लुक का मामला हो जाए, स्पीड का मामला हो, सफर का मामला हो, बिल्कुल हर मायने में अलग है। और ये ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है। इसमें नया ईंधन सोर्स यानी हाइड्रोजन और तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन ट्रेन में एक हाइड्रोजन ईंधन सेल होता है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बिजली पैदा होती है। और इस घटना में केवल पानी और ऊर्जा उत्पन्न होती है जो इसे पर्यावरण के लिए बहुत ही साफ और प्रदूषण मुक्त बनाती है। हाइड्रोजन तकनीक भले ही जटिल लग सकती है लेकिन यह सरल तरीके से काम करती है। हाइड्रोजन ट्रेन हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक का उपयोग करती है और यह ट्रेन पारंपरिक डीजल या फिर इलेक्ट्रिक ट्रेनों के बजाय हाइड्रोजन गैस को ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल करती है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें धुआं या फिर प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता। जब ट्रेन हाइड्रोजन से चलती है तो उससे सिर्फ पानी की भाप निकलती है, कोई जहरीली गैस नहीं निकलती। इससे वातावरण को नुकसान नहीं होता और ट्रेन जो चलाने का जो खर्चा है वो बेहद ही कम हो जाता है। तो चलिए, एक अहम और अच्छी जानकारी और आशा है आपको ये खबर पसंद आई होगी। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर बता रही है
कि अब ड्रोन से मिसाइल अटैक। ये सुनकर आपको भी लग रहा होगा कहीं अजूबा तो नहीं है, लेकिन ये बात है। अब मिसाइल छोड़ेगा ड्रोन। तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ड्रोन अब जो है मिसाइलें लेकर जाएगा और ऊपर से जो लक्ष्य है उसको भेद डालेगा। तो मिसाइल, वो भी ड्रोन से अटैक। आप समझिए कितना व्यापक युद्ध और जो तकनीक है उसका इस्तेमाल होने वाला है। तो भारत ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ड्रोन से लॉन्च होने वाली मिसाइल की सफल टेस्टिंग कर ली है। तस्वीरें आपने देख ली हैं। और ये स्मार्ट मिसाइल ड्रोन से छोड़ी जाती है। दिन हो रात हो किसी भी मौसम में इसे लॉन्च किया जा सकता है। एक बार लॉन्च करने के बाद कभी भी टारगेट को बदला जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत के तहत डीआरडीओ ने इस मिसाइल को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया है। यह मिसाइल दुश्मन के टैंक, बंकर या चलते फिरते टारगेट को नष्ट कर सकती है। और इस मिसाइल का वजन जो है 12.5 किलो के आसपास है, यानी कि एक दिन में 4 किलोमीटर और रात में 2.5 किलोमीटर तक सटीक हमला कर सकती है। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट है, यानी कि एक बार छोड़ने के बाद यह खुद ही टारगेट को ढूंढ कर मार कर गिराती है। और इस मिसाइल की जो अहम खासियत है इसकी हाईटेक तकनीक। इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है जो दिन और रात दोनों में सटीक टारगेट ढूंढता है। साथ ही यह तकनीक इंफ्रारेड किरणों से टारगेट की गर्मी को पकड़ता है और फिर हमला करके उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो एक बड़ी जानकारी आपको इस बारे में हमने दी कि किस तरीके से जो लगातार तकनीक का विकास हो रहा है उसमें एक विकास ये भी है। चलिए, अब अश्लीलता और अश्लील कंटेंट पर प्रहार होने वाला है, क्योंकि अब इस पर आज ही एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। अब अल्ट और इसके अलावा जितने 25 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो अश्लीलता परोसते हैं कंटेंट के बिहाफ में, उन्हें बंद करने की घोषणा कर दी गई है। चलिए, इस पर बैन लगने वाला है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो कंटेंट है उसे बच्चे भी देखते हैं, हर उम्र के लोग देखते हैं, लेकिन इसे बंद करना क्यों जरूरी हो गया यह मैं बता रहा हूं। सरकार ने अश्लील ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने अश्लील कंटेंट वाले 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इन ओटीटी ऐप वेबसाइट को ब्लॉक करने को कह दिया गया है, यानी कि एक बड़ा फैसला है। सरकार ने एडल्ट कंटेंट दिखाने की शिकायत के बाद इसे एक्शन में लिया। 2024 में अश्लील कंटेंट के कारण 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बैन लगा था। 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स भी इसमें शामिल है। अब देखिए, ऑल्ट भी इसमें है, बिग शॉट्स ऐप है, उल्लू ऐप है, देसी फ्लेक्स इसमें है। इसके अलावा बूमेक्स, गुलाब ऐप, नवरस लाइट्स, कंगन ऐप, वाउ एंटरटेनमेंट, हिट प्राइम, इसके अलावा लुक एंटरटेनमेंट, फेनियो, सोएक्स, अड्डा टीवी, सेल टॉकीज, हॉटेक्स वीआईपी, हलचल ऐप, नियान एक्स वीआईपी और मूड एक्स फ्यूजी। ये मैं एप्लीकेशन के नाम आपको बता रहा हूं। हलचल ऐप, मैटफ्लिक्स है इसमें, मूड एक्स है, ट्राईफ्लिक्स है। तो कई ऐसे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उन पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन जो राजनीतिक दल के नेता हैं उसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा विवाद चला इस पर। लोग अनमने तरीके से भी, कुछ मन से भी, कुछ बेमन से भी कुछ न कुछ जरूर कह रहे हैं। सुनिए आप ही। सरकार का निर्णय संस्कृति को लेके, भारत को लेके जरूरी था। जहां पे ऐसे ओटीटी जो लाइसेंस्ड हैं, अनलाइसेंस्ड हैं, वो सॉफ्ट पॉर्न बना रहे हैं या गलत फिल्में बना रहे हैं या गलत फिल्मों को प्रदर्शित कर रहे हैं, उस पर ये सरकार ने निर्णय लिया है। और ये पूरे देश की जनता का एक संदेशा था हमेशा सरकार को कि सरकार, और वो ट्वीट पे, एक्स के माध्यम से बता रहे थे। तो निर्णय स्वागत योग्य है। देखिए, ऑब्सीन वल्गर कोई चीज हो तो उस पर रोक के आप उपाय कीजिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जिस तरह से हमला होता है कि जो सरकार का विरोध कर रहा हो उसको जो बंद कर देते हैं, इस तरह के मतलब ये है कि वो चाहे वेबसाइट हो और चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, वो गलत है।
उसका हम विरोध कर रहे हैं। शुरू में पार्लियामेंट में मेरा जो पहली बार मैंने बोला था वो यही बोला था कि OTT में जितना अश्लील कंटेंट दिखाया जा रहा है जो हम परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते उसको बंद कर देना चाहिए। कंटेंट देखने लायक नहीं है जो आप परिवार के साथ बैठकर आप नहीं देख सकते हैं, जो ऐसी भाषा को या शब्दों का चयन जिनका सराहनीय नहीं है, इनको अगर बैन किया गया तो मैं समझता हूँ ये बहुत प्रशंसनीय है, इसकी सराहना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की सबसे अहम खबर की तरफ, जहां मासूमों को किसने मारा, सवाल इससे है प्रशासन ने मारा या फिर अनदेखी ने मार दिया। यहां पर मासूमों की मौत हो गई, जिम्मेदार कौन है? हम आपको राजस्थान के झालवाड़ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्कूल की छत गिर जाती है और इसी के नीचे जो बच्चे बारिश से बचने के लिए बैठे थे वो दब जाते हैं। तो आसपास के लोग दौड़ते हैं, जैसे ये घटना होती है आसपास के लोग दौड़ते हैं कि इस मलबे में बच्चों को जल्द से जल्द निकाला जाए। झालवाड़ में स्कूल की छत गिरी है और ये जंगल में आग की तरह ये खबर फैल गई और स्थानीय लोग जो हैं आसपास के गांव वाले यहां पहुंच गए और उन्होंने राहत बचाव शुरू किया। हालांकि सूचना प्रशासन को मिल गई और झालवाड़ में स्कूल में बचाव कार्य जारी था और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहां पर JCB की मशीनें मंगाई गई ताकि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जाए और जो बच्चे जिनकी सांसें चल रही हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। इसके अलावा उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी स्थिति बेहद नाजुक थी उन्हें पहुंचाया गया अस्पताल। तो आनन फानन में जो भी माता पिता थे, पड़ोसी थे, आसपास के लोग थे, वो बच्चों को लेकर पहुंचे। झालवाड़ हॉस्पिटल में इलाज शुरू हुआ, जो अधिकारी थे पहुंच गए। 10 की मौत हुई है, 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। तो ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरों को दिखाने का मतलब है कि जो बच्चे हैं, जो मासूम थे, उनकी मौत हो गई। कैसे हुई ये आपने देखी, अनदेखी के कारण बच्चों की मौत हो गई। चलिए मैं आपको कुछ और जानकारियां दिखा रहा हूं कि क्या हुआ था इसमें। 7 बच्चों की मौत की खबर है, प्रशासन को पता नहीं था। स्थानीय लोग वहां पहुंचते हैं, राहत बचाव कार्य शुरू करते हैं। 8 की हालत काफी गंभीर है, उन बच्चों की जिनके माता पिता परेशान हैं कि वो बचेंगे नहीं बचेंगे, इलाज जारी है। लेकिन सरकारी स्कूल की छत गिरने से जो हादसा हुआ है वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। मनोहर थाना ब्लॉक में यह घटना घटती है, जहां स्कूल था, सरकारी भवन था, जिसकी छत पहले से जर्जर थी और टुकड़ों में वो गिर रही थी। बच्चों ने आगाह किया था, टीचर्स को कहा कि छत की जो बनावट है उससे कुछ कंकड़ पत्थर गिर रहे हैं। किसी ने ध्यान नहीं दिया, टीचर्स बाहर चले गए। 40 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। तो अब जो स्थिति है वो ये बता रही है कि जो प्रशासन है, प्रशासन की नींद जो है वो बहुत देर में टूटी और इस पूरे मसले पर अब जांच की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल आज के लिए ये भारत की बात में बस इतना ही। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।